हाँ, तो ये नेट इसकी स्पीड दे रखी है, इसको तो किसी के रेस्पेक्ट में देना ही नहीं है, ये तो अर्थ है नीचे। तो इस रेल रोड कार की v स्पीड देख रखी है, ये रिकॉइल होती है, रिकॉइल, ये आदमी इसके ऊपर चल रहा है आगे, तो ये v स्पीड से गई, तो इसकी क्या स्पीड हो जाएगी m2 की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, m1v बराबर m2 v1, तो v1 का मान आ गया m1v अपॉन m2, आ गया क्या समझ? अरे इसकी v है तो आदमी क्या होगी, नेट ही है ये दोनों। अब ये कह रहा है कि ये आदमी इंजन की तरफ किस वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं, क्योंकि ये आदमी की जो v1 है वो नेट है, ये नहीं है इसका आंसर। तो बोला ये क्यों नहीं है, अरे जो रिलेटिव जिससे जा रहा होगा वो होगा ना, ये तो नेट है। अब नेट इसकी v1 है, और रिलेटिव कैसे निकालें इस आदमी की, तो रिलेटिव आदमी की मान लो वेलोसिटी v है, तो v रिलेटिव v है और नेट v1 है, तो नेट कैसे आएगी v1 बराबर v माइनस v, नहीं आई। जो इसमें है ना कार में, वो तो इस मेन में है ही है। अगर जैसे बस पीछे जा रही है तो बस हम बैठे हुए सब पीछे जा रहे हैं ना, अगर तुम बस के रेस्पेक्ट में कुछ चल रहे हो तब आप एक सीट से दूसरी सीट में जा सकते हो। यदि बस आगे जा रही है और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो आप एक सीट से दूसरी सीट पे जा ही नहीं रहे, आप इंजन की तरफ जा ही नहीं। तो इंजन की तरफ जो जाओगे ना, आप कौन सी वेलोसिटी जाओगे, जो उसके बस के रिलेटिव होगी। तो बस के रिलेटिव, अब बस पीछे जा रही है तो और नेट हमें पता लग गया कि आदमी की नेट इतनी है, कितनी है v, नेट आदमी की है v1, तो v1 बराबर क्या है, इस आदमी में क्या है, नेट v1 है और रिलेटिव v है, और उसकी v है किसकी इसकी बस की। हाँ जी। तो v और इस v, इन दोनों का वेक्टर सम ही तो v1 है जी, नहीं समझ में? तो इनका वेक्टर सम v माइनस v बराबर v1। मुझे इस समय किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है इस आदमी की वेलोसिटी क्या है इसके रेस्पेक्ट में, उसी वेलोसिटी से ये इंजन की तरफ जाएगा, जो रिलेटिव होगी उसकी तरफ जाए, उससे जाएगा। अगर इसमें वही वेलोसिटी रही आदमी में जो इसमें कार में या जो कुछ भी ट्रेन में या जो कुछ भी प्लेटफार्म में, तो क्यों जाएगा इंजन की तरफ, जो रिलेटिव होगी। तो रिलेटिव आप निकाल लीजिए, तो रिलेटिव जो आ गई वो आ गई v1 प्लस v तो गिवन है और v1 आ गई है v के पदों में है। तो v1 जो है, जो नेट जो थी ये v1 है, तो v1 जो है वो है m1v अपॉन m2 प्लस v कॉमन ले लो, तो m1 अपॉन m2 प्लस 1, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू v। ये जो है इससे अप्रोच कर रहा है, नहीं समझ में? किसकी तरफ, इंजन की तरफ। इंजन की तरफ कैसे करेगा, जो वेलोसिटी उसमें क्या होगी, रिलेटिव होगी, ठीक है। तो एक तो ये पीछे गया, तो नेट पता लग गई आदमी की, कितनी पता लग गई, v1 क्या पता लग गई, m1 अपॉन m2 इंटू v, m1 प्लस m अपॉन m2 इंटू v जोड़ दो, v में क्यों जोड़ दो, जिससे कि उसकी रिलेटिव पता लग जाए, रिलेटिव जो होगी उसी से आगे बढ़े, ठीक है। बंद इसको ये चालू नहीं कर कि ये पूरा मशीन गन है और इस पूरे सिस्टम का मास 50 m है, जिसमें जो बुलेट वगैरह है उन सब का मास भी इंक्लूड है। एक बुलेट का मास स्मॉल m है, तो कह रहा है जब फायरिंग करी तो बुलेट फायर हुई 200 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ मशीन गन बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग जो इसकी वेलोसिटी थी उसके रिलेटिव 200 मीटर पर सेकेंड से निकली है। कहने का मतलब ये है कि नेट ही 200 से निकली है वो गोली। बोला नेट कैसे हो गया, इसलिए हो गया कि बिफोर फायरिंग इस सिस्टम की वेलोसिटी 0 थी, 0 के रेस्पेक्ट में 200 से निकली है।
तब इसने पूछा कि मशीन गन की क्या वेलोसिटी है आफ्टर सेकंड फायरिंग। पहली फायरिंग के बाद पूछे मशीन गन की वेलोसिटी, तो वो तो आसान है। कैसे? टोटल मास 50 m है, तो m इंटू 200 बराबर 49 m इंटू v1। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द मशीन गन, क्योंकि 49 मास रह गया, 49 m रह गया। m मास की गोली गई, m मास की गोली इतना मोमेंटम ले गई, तो कैसे ले गई? एक्शन करा। किसने एक्शन करा? मशीन गन ने उसमें एक्ट करा, गोली ने रिएक्ट करा, तो रिएक्शन से इसको पीछे धक्का लगा, तो इसकी जो पीछे वेलोसिटी आई मशीन गन की वो आई 200/49, ये आ गई। अब सेकंड फायरिंग जब हुई, फिर उसमें एक मोमेंटम एक्स्ट्रा आया गोली में, तो उसने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिफोर फायरिंग, तो बिफोर फायरिंग क्या स्टेट बन गई है मशीन गन की? मशीन गन इतने वेलोसिटी से पीछे जा रही है 2/49। इसके रेस्पेक्ट में दूसरी गोली जो निकली वो 200 वेलोसिटी से निकली, तो इसको पीछे कितने से धक्का दे गई होगी? फिर होगा 48 m इंटू v2 बराबर एक्स्ट्रा धक्का जो होगा v2 बराबर m इंटू 200। तो अब जो v2 आएगी इसमें वो आएगी 200/48। तो बोला अब के ज्यादा आ गई? हाँ बिल्कुल ज्यादा आएगी। पहले m मास की गोली ने 49 m को धक्का मारा था, तो वो एक्स्ट्रा मोमेंटम ले गई थी गोली m इंटू 200, तो 49 m को इतनी वेलोसिटी दे जाएगी 49 m इंटू v1। तो इतने से तो वो मशीन गन पीछे चल रही थी, फिर अब इतने से इतना और एक्स्ट्रा आ गई। अब मशीन गन की वेलोसिटी आफ्टर सेकंड फायरिंग हो गई, क्योंकि इतनी और फिर फर्दर इतनी। तो अब मानो ये कोई भी वैल्यू मान लो, ये वैल्यू मान लो 4 है, 4 से थोड़ी ज्यादा, 4 मीटर पर सेकंड। फिर 4 मीटर पर सेकंड में ये और ऐड कर दो 4.1, तो 8.1 से चल रही। तो अब क्या है उसकी वेलोसिटी, मशीन गन की वेलोसिटी आफ्टर सेकंड फायरिंग, वो है 200/49 प्लस 200/48 ये। अब मानो ये कहता तीसरी फायरिंग के बाद इसकी क्या वेलोसिटी बन जाएगी मशीन गन की? तो पहली फायरिंग जब हुई तो उसने 49 m को धक्का दिया, दूसरी फायरिंग में उसने 48 m को धक्का दिया, तीसरी फायरिंग में उसने 47 m को दिया, क्योंकि जो गोली गई उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं। तो जो m मास 47 m को जो धक्का देगा वो क्या एक्स्ट्रा वेलोसिटी बना देगा? 200 m/47 m, क्योंकि 47 m इंटू v बराबर लिखेंगे m इंटू 200, क्योंकि गोली तो धक 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 200 वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ रही है जो भी मशीन गन की चल रही है बिफोर ए फायरिंग। तो इसने ऐसे ही लैंग्वेज बोली है बिफोर फायरिंग। अगर ये नहीं बोलता तो हम क्या लेते कि जो होने जा रही है उसके रेस्पेक्ट में होता है, ये मैंने पहले भी बताई थी बात। तो तीसरी फायरिंग के बाद इतनी वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी 200/47। तो इस तरह से होता जाता है। बंद कर, ये समझ में? हाँ, ये कोई प्लेटफार्म है और इस पे दो आदमी खड़े हुए हैं, उनके मास इक्वल है, उन दोनों के मास m2 है, प्लेटफार्म का मास m1 है, और ये स्मूथ सरफेस पर खड़े हुए हैं। एक आदमी जो लेफ्ट साइड में वो इधर गिरता है अपने पीछे, तो इस प्लेटफार्म को धक्का मारता है, तो ये जो गिरता है ये u वेलोसिटी से गिरता है नेट, और ये जो u वेलोसिटी है इसकी नेट वो उस स्टेट के रेस्पेक्ट में जो बिफोर जंपिंग, तो बिफोर जंपिंग पूरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब ये कूदता है u नेट आएगी, इसकी नेट ही होगी, क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में u है तो नेट भी u है। अगर कोई 10 के रेस्पेक्ट में कोई 20 हो कोई क्वांटिटी तो वो 30 है, 10 के रेस्पेक्ट में 20 ज्यादा है ना, तो वो 30 है। अब ये 0 के रेस्पेक्ट में u है तो इसकी नेट भी u है, तो m2u मोमेंटम इसमें एक्स्ट्रा आया, तो ये धक्का मार गया उधर, तो मोमेंटम बराबर कर दो। मोमेंटम बराबर करते ही इस प्लेटफार्म की वेलोसिटी आ गई m2u/m1 + m2। अब दूसरा कैंडिडेट भी उधर कूद जाता है, फिर वही u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिफोर जंपिंग, तो बिफोर जंपिंग जो वेलोसिटी है वो इसकी इतनी बन चुकी है पीछे की तरफ, कितनी उधर की तरफ,
बन चुकी है, क्योंकि ये आदमी इधर कूदा था तो उधर बन चुकी है, m2u अपॉन m1 प्लस m2। अब ये इंसान इधर कूदता है, तो जिधर वो जा रही है ट्रेन उसी साइड में कूदता है, लेकिन ये ज्यादा वेलोसिटी दे जाएगा इसको इधर, क्योंकि ये धक्का मारेगा m1 को, और ये वाला जो कूदा था उसने धक्का मारा था m1 प्लस m2 को, इसने धक्का मारा था m1 प्लस m2 को, तो ये तो कूद करके गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं, और वो जो धक्का मारेगा वो m1 को मारेगा, तो वो वेलोसिटी इधर देगा, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा मोमेंटम आ जाएगा m2u। तो m2u एक्स्ट्रा अपने अंदर जो मोमेंटम बनाएगा वो इसको दे जाएगा m1 कोई v2, तो v2 का मान आ जाएगा m2u अपॉन m1, क्योंकि मोमेंटम एक्स्ट्रा मोमेंटम है, उससे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा, जिससे कि मोमेंटम का कंजर्वेशन लग जाए। तो ये इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई m2u अपॉन m1। तो अब इस प्लेटफार्म में का हिसाब कर लीजिए, इसके धक्के की वजह से उतनी आई थी इस साइड में, और इसके गिरने की वजह से इतनी आई है, और ये क्वांटिटी उससे ज्यादा है, तो इसमें से उसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन, और वो इतनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लो। अब ये जो है ना, कौन इन तीनों में से ये मैन, वो मैन और ये मैन, कौन किधर चल रहा होगा? तो पहले वाला तो यू से चल रहा है, क्योंकि वो तो जीरो के रेस्पेक्ट में यू से कूदा था, उसकी बात तो खत्म। अब उसके सेकंड जंप के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो जब तक वो जंप नहीं करा तब तक उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में वो है m2u अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि जो प्लेटफार्म की बनी है वो इस आदमी की बनी है, क्योंकि ये आदमी इस प्लेटफार्म के साथ ही था। फिर वो फर्दर यू से कूद गया, तो उस आदमी की नेट वेलोसिटी होगी m2u अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u ऐड होगा, क्योंकि इसके कूदने से जो प्लेटफार्म की आई वो इधर आई, और इसी के रेस्पेक्ट में वो u से और कूदता है, तो u ऐड होगा उसमें। अब इसके लिए क्या होगा, तो तीनों की बता देते हैं। इसके लिए क्या होगा कि इसके कूदने से इधर आई थी इतनी, और इसके कूदने से एक्स्ट्रा जो आई है वो इधर आई है, और वो आई है m2u अपॉन m1, तो ये ज्यादा है उससे, और ये है इधर, और वो है इधर, और ये ज्यादा है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इसकी नेट आ जाएगी इधर, तो ये इधर होगा, ये इधर होगा, और वो उधर होगा u प्लस इधर। ये कोई एक प्लेटफार्म है, यहाँ पर आगे जाके सर्कुलर है ऑफ रेडियस r, ये एक m2 मास है, इसको एक वेलोसिटी दी है v, और ये सरफेसेस स्मूथ हैं, तो यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं। जब ये कर्व्ड पार्ट पे आएगा तो इसके n के कारण का एक कंपोनेंट इधर आने लगेगा, तो इसमें भी वेलोसिटी आने लगेगी। अब ये जो है ना, ये पॉइंट a दे रखा है a, क्योंकि ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, ये भी 1/4 ऑफ द सर्कल है। अब यहाँ पर जब ये पहुंचा a ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम b है, जब वो यहाँ पहुंचा a ब्लॉक, तब पूछा है इस बिगर ब्लॉक, ये बिगर ब्लॉक है, इसकी क्या स्पीड है। तो हमको ये सोचना होगा कि अगर इन दोनों को m1 और m2 मास को इकट्ठा देखें, तो इनके बीच एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, और इन दोनों को एक साथ देखने पर आप इसके बाहर देखो तो क्या देखा करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स होते क्या है, सिस्टम का mg, और जो कांटेक्ट में उनके फ्रिक्शन रिएक्शन टेंशन, डोरी होती तो टेंशन होता, तो टेंशन तो है नहीं, स्मूथ कह दिया तो फ्रिक्शन भी नहीं। अब रिएक्शन जरूर है इस सरफेस की इस पर, तो रिएक्शन परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल रिएक्शन, और वेट नीचे होते हैं, तो ये सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा। वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वर्टिकल की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है कि जब ये ब्लॉक m2 मास का यहां पहुंचा, तो बिगर ब्लॉक की क्या वेलोसिटी है,
तो इतनी एनालिसिस से हमको ये पता लग गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू वी था। यहां पर चलो ये मान लेते हैं कि ये है इसकी वेलोसिटी u हो जाती है बिगर ब्लॉक की। तो जो बिगर ब्लॉक है और बिगर ब्लॉक पे ये स्लाइड कर रहा है, तो इसमें दो वेलोसिटी होंगी। एक तो ये u वाली होगी क्योंकि इसके अंदर तो घुस नहीं जाएगा तोड़ के ये, तो एक तो ये u वाली होगी और एक ये मान लो वर्टिकली वाली कोई v1, क्योंकि v में यहां मान चुका हूं v1, ये होगी। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या है जब ये यहां पहुंचा ब्लॉक, तो वो ये है m1 प्लस m2 इंटू u है। अब u का मान आ गया, यही पूछा था उसने कि व्हाट इज u, और u ही वेलोसिटी है बिगर ब्लॉक की, और u ही वेलोसिटी है m2 मास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन m2 मास की एक एक्स्ट्रा और है टेंजेंशियल वर्टिकल, वो रिलेटिव है। तो u पूछा है, तो u का मान आ गया m2v अपॉन m1 प्लस m2। तो u तो आ चुका, फिर वो एक सेकंड पार्ट मैं पूछ लेता हूं। अगर ये पूछता कि इसकी नेट क्या है, तो इसकी नेट में होगी m2 मास की जो नेट वेलोसिटी होगी u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर का रूट। तो u तो आपको पता लग गया। अगर v1 जब तक नहीं पता लगेगा तब तक हमें को इसकी नेट वेलोसिटी नहीं पता लगेगी, क्योंकि बिगर ब्लॉक तो केवल हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है, तो उसी का तो एक ही कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको कि हमने u बोल दिया है। तो हॉरिजॉन्टल में तो दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो इसलिए हमने m1 प्लस m2 इंटू यू लिख दिया है। ये मोमेंटम आप तब का है जब ये ए ब्लॉक यहाँ पहुंचा है, ब्लॉक इस पॉइंट पे, इसका नाम भी हमने ए रख दिया और ब्लॉक का नाम भी ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब v1 कैसे आवे, तो v1 आ सकता है कैसे कि स्मूथ सरफेस है, तो कहीं पर भी जो है काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटी भी है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। तो शुरू में जो थी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m2v स्क्वायर, बाद में लिखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू r इज द रेडियस, m2gr प्लस काइनेटिक दोनों में है, तो हाफ m1 u स्क्वायर और m2 का ये लिखा जाएगा एनर्जी का काइनेटिक का हाफ m2 u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन अपने लिखा, तो इसमें अपने को u भी नहीं पता, v1 भी नहीं पता, लेकिन u पता लग चुका है यहां से लग गया है u पता, क्योंकि u जो है वो m2v अपॉन m1 प्लस m2। अब u का मान, u स्क्वायर का मान यहां अपन लिख देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे ही इसका स्क्वायर क्या लिख देंगे। तो अब इसकी कॉस्ट पर, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी कॉस्ट पर इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई और इसमें इतनी काइनेटिक रहेगी, m2 की बात कर ली जाए, और m1 में काइनेटिक आ गई। ये तीन एनर्जी इसकी कॉस्ट पे ही आएंगी। शुरू में केवल इसमें काइनेटिक थी, उसकी कॉस्ट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई m2 मास में, और m2 मास में ये काइनेटिक है, और बीच में मैंने लिखी थी काइनेटिक इसकी बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक में केवल u है, स्मॉलर ब्लॉक में u एज वेल एज v1 है। और जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो v नेट का स्क्वायर लिखा जाता है, तो v नेट का स्क्वायर ये, क्योंकि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे तो v नेट आएगी, और फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा दो, तो u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। तो ये हमें v1 दे देगा यदि हम यहाँ पर u का मान पुट कर दें यहाँ और यहाँ, तो v1 का मान आ जाए, तो इसकी नेट स्पीड आ जाएगी u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर का रूट।
हम इसकी जगह एनर्जी कंजर्वेशन की जगह इस केस में हम W बराबर डेल्टा K से भी कर सकते थे। कैसे कि यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो केवल फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन तो कुछ है नहीं इस केस में, केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है, वो भी नेगेटिव। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी ने वर्क नेगेटिव करा है तो मैंने नेगेटिव लिख दिया -m2g बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखो एक एक की, तो m1 की लिखो, तो m1 इसकी m1 की है हाफ m1 u स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसमें दोनों हैं तो हाफ m2 u स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर के रूट का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल है, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये लिख दी मैंने बराबर वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन समान है, आप करके देख लो, क्योंकि इसको आप इधर लिख दो, इसको आप इधर लिख दो, तो ये आ गया। चलो ठीक है भैया।